अच्छा जी, क्या प्रॉब्लम है इस पेशेंट? हाँ, एसिड इंटेक। एसिड इंटेक में आमतौर पे किस किस चीज़ को प्रॉब्लम होती है? ओरल कैविटी को, फिर एसोफेगस को, उसके बाद स्टोमिक के किस जगह पे प्रॉब्लम होती है? आमतौर पे जो पेशेंट प्रेजेंट करता है, क्योंकि ये एसिड खास तौर पे जो बहुत तेज़ होता है, वो तो एसोफेगस की इंजरी करेगा, ओरल कैविटी की इंजरी करेगा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि व्हेन आई वाज द एग्जामिनर लास्ट टाइम, सो वी हैव अ पेशेंट हु हैज गॉट अ एसिड इंटेक और उसके ऊपर वाइवा था और सारी की सारी चीज़, ठीक है। सो जो मोस्ट प्रोबेबल और मोस्ट लाइकली काम है, दैट इज अबाउट द गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। तो गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जी? स्टेनोसिस होती है तो बार बार क्या हो रही होती है? वॉमिटिंग हो रही होती है। वॉमिटिंग में क्या क्या चीज़ लॉस हो रही होती है? नंबर 1 के पोटाशियम लॉस हो रहा है, अपना सोडियम लॉस हो रहा है और क्या लॉस हो रहा होता है? हाइड्रोजन आयन लॉस हो रहा है। नंबर 3 क्लोराइड लॉस हो रहा है। HCl है तो नॉर्मल से इसमें सोडियम, क्लोराइड एंड हाइड्रोजन आयन ये लॉस हो रहा होता है। तो बॉडी में इसके अलावा कुछ और भी लॉसेज होते हैं। वो क्या होते हैं? पोटेशियम भी लॉस है, ठीक है, जो लेटर ऑन पोटेशियम भी कम हो जाता है, ठीक है। तो पेशेंट को केमिकल डिरेंजमेंट फिर क्या क्या हुई इन पेशेंट्स में? हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकलीमिया, हाइपोक्लोरीमिया एंड मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। और यूरिन को क्या होता है? पैराडॉक्सिकल एसिड यूरिया भी होता है पेशेंट में, ठीक है। तो ये वो कंडीशन है या ये वो केमिकल डिरेंजमेंट है जो पेशेंट में हो जाती है। अगला सवाल ये है कि इन पेशेंट को जब हमने ऑप्टिमाइज करना हो तो हमें क्या देना चाहिए? हाँ जी, हुज़ैफा बताएंगे। सबसे पहले हमें इन्हें नॉर्मल सेलाइन देना, ठीक है। नॉर्मल सेलाइन देने से कौन कौन सी डिरेंजमेंट ठीक हो जाएगी? एक तो सोडियम चला गया और क्लोराइड भी चला गया, और पोटेशियम जो रीनल लॉस हो रहा है वो कम हो जाएगा। सोडियम की कमी की वजह से बॉडी ये करता है कि किडनी से सोडियम को कंजर्व करता है और उसकी वजह से पोटेशियम लॉस होता है, ठीक है। तो ये जो पोटेशियम लॉस हो रहा है, इस पोटेशियम को रोकने का तरीका ये है कि सोडियम सफिशिएंट अमाउंट में बाहर से दे दें, तो इनडायरेक्टली जो पोटेशियम का लॉस है उसको भी ये कम कर दें, ठीक है। और क्या चीज़ कम करता है? पोटेशियम जब भी लॉस होता है तो पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन, दे आर जस्ट लाइक द फ्रेंड्स। जब भी निकलेंगे दोनों निकलते हैं। पोटेशियम जब निकलता है साथ हाइड्रोजन आयन भी निकलता है। तो पोटेशियम जब लॉस हो रहा होता है साथ साथ हाइड्रोजन आयन भी लॉस हो रहा है, ठीक है। तो जब हाइड्रोजन आयन लॉस हो रहा है तो क्या चीज़ एग्रावेट कर रही है? अल्कलोसिस एग्रावेट कर रहा है। तो इसलिए कहते हैं नॉर्मल सेलाइन देने से आप पोटेशियम का लॉस, सोडियम का लॉस, क्लोराइड का लॉस और हाइड्रोजन आयन का लॉस, ये सारे के सारे लॉसेज आप कवर कर लेते हैं सिंपली नॉर्मल सेलाइन पेशेंट को देने से। तो इम्पॉर्टेंट सवाल ये होता है कि आया कि नॉर्मल सेलाइन देने से पोटेशियम का लॉस भी कम हो जाएगा? तो जवाब ये है कि यस, सम ऑफ द डिप्लीशन ऑफ द पोटेशियम आयन दैट कैन बी रीच्ड, ठीक है। लेकिन जब पोटेशियम का लॉस बहुत ज़्यादा हो तो यू हैव टू ऐड द सप्लीमेंटल पोटेशियम एज वेल। बाहर से हम पोटेशियम कुछ ना कुछ सप्लीमेंटल भी दे देते हैं, लेकिन टू स्टार्ट विद वी गिव द सोडियम। स्पेशली जब तक यूरिन आउटपुट प्रॉपर का हमें ना पता हो तो हमें पोटेशियम बाहर से नहीं देनी चाहिए। और पोटेशियम देने का तरीका क्या है? रूल ऑफ 40 क्या है? रूल ऑफ 40। एक ड्रिप में 40 से ज़्यादा नहीं देना, 40 ड्रॉप्स पर मिनट से ज़्यादा नहीं देना, ठीक है। और जब तक यूरिन 40 ml पर आवर ना हो उस वक्त तक नहीं। ये 3 चीज़ें हैं जिसका हमने ख्याल करना है। अगर हमें इससे ज़्यादा देना पड़े, मतलब 40 मिली इक्विवेलेंट से ज़्यादा हम देना चाहते हैं, तो इट शुड बी गिवन बाय मॉनिटरिंग। ECG की मॉनिटरिंग के साथ देना है आपने, और फिर भी स्लोली देना है। बेहतर है कि आप 40 मिली इक्विवेलेंट से ज़्यादा ना दें और स्पीड से ना दें, ठीक है। पोटेशियम आयन इज़ वेरी डेंजरस टू बी गिवन। अगर कल जो मैं
बच्चों को पढ़ा रहा था तो मैंने उनको बताया खास तौर पे पोटेशियम आयन के लगने की वजह से पेशेंट में एक्सपायर, फौरन एक्सपायर हो, ए सिस्पली में पेशेंट चला जाए, ठीक है, हार्ट ब्लॉक हो, तो पोटेशियम आयन डायरेक्टली नहीं देना, जब भी देना इन्फ्यूजन में देना। तो इस पेशेंट का पहले तो ये करना है, और फर्दर फिर मैनेजमेंट क्या होगी इसकी, मैनेजमेंट क्या करेंगे, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन तो हो गई, अब क्या करेंगे, सर्जरी क्या करेंगे, बाईपास करनी पड़ेगी, और उसको क्या कहते हैं, गैस्ट्रो जूजिनोस्टमी हम करते हैं, गैस्ट्रो जूजिनोस्टमी वो हम करते हैं पेशेंट की, ठीक है। और जो उसकी अपनी प्रॉब्लम जरूर है, लेकिन काफी सारा मसला हल हो जाता है, लेकिन ये हम फौरी नहीं करते, थोड़ा सा हम सेटल डाउन करना। इसको हमने इसलिए दाखिल किया बच्ची को कि ताकि जो इसका फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है उसको कवर कर लें, साथ इसको हम इंजेक्टेबल ओमिप्राजोल दें ताकि डैमेज कम से कम हो, जो म्यूकोजा का अंदर डैमेज हुआ है वो कम हो जाए। एंड इफ शी कैन टेक अ लिटिल बिट, कह रहे कि अभी दलिया या ये वो चीज़ें जो है वो खा रही हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन है वो इन पेशेंट में बढ़ती जाती है, ठीक है। तो कुछ अरसा वेट करेंगे, कितना अरसा वेट करेंगे, फिर 6 वीक्स तक वेट करेंगे ताकि जो कुछ एस्टेब्लिश होना है वो एस्टेब्लिश हो जाए, और बाय द टाइम हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये एसोफेगस ठीक है तो हम एंडोस्कोप भी करवा सकते हैं, ठीक है, एंडोस्कोप करवा लेंगे ताकि कंफर्म हो जाए सारे का सारा, एंड देन वी विल गो फॉर द डेफिनेटिव प्रोसीजर। कैसे करते हैं गैस्ट्रोजूजिनोस्टमी, ओपन सर्जरी करेंगे या ओपन भी कर सकते हैं, वी कैन डू इट लैप्रोस्कोपिकली, वी हैव डन द पेशेंट ओवर हेयर बाय द लैप्रोस्कोपिक अप्रोच है, लैप्रोस्कोप से भी हम करते रहे और हम ओपन भी कर लेते हैं, दोनों तरीके से करते हैं। लैप्रोस्कोप के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट हमें चाहिए होता है, एंडोजीआई स्टेपलर आपको चाहिए, और कुछ हिस्सा जो बाकी थोड़ा सा हिस्सा रह जाता है वो फिर आपको सर्जिकल नॉट्स करनी पड़ती है, वो आप नॉट्स लगाते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।